जिनका मुख्य कार्य किसी विशेष रस के सिक्रेशन या श्रावण या रिसाव करता हो या ऊतक ग्रंथि कहलाती है। ग्रंथियां क्या होती हैं? जो रिसाव करने लगे। ग्लैंड वो है जो सेक्रेशन का कार्य करने लगे, ग्रंथि कहलाती है। ग्रंथियां मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक नलिका युक्त, एक नलिका। नलिका युक्त को कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होती हैं जिनमें नलिका होती है। नलिका युक्त ग्रंथि को एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। और ये सभी पाचक अंगों में जो पाचक ग्रंथियां होती हैं, जो पाचक रस का श्रावण करती है, तो पाचक रस बनता है। जैसे ये हम बताएं, पित्ताशय में पित्त रस बनता है और जाके ये डिओडिनम में, यहाँ देख रहे हैं ये है स्टमक, ये डिओडिनम में आपकी योगी आकार में यही खुल रहा है। तो ये डिओडिनम में खुल रहा है पित्ताशय, तो ये पाचक रस है ना, एंजाइम है ना, तो ये क्या बनाता है? ये एक्सोक्राइन ग्लैंड एंजाइम का निर्माण करता है या पाचक रस का निर्माण करता है। ये नलिका युक्त होती है, यानी इनमें नलिका होती है, यानी ये डक्ट युक्त, यानी डक्ट इनमें होता है। अब आगे हम देखते हैं विदाउट डक्ट, यानी ये ग्रंथ कैसी होती है? इनमें नलिका नहीं होती, ये नलिका विहीन होती है। यानी जहां इनका श्रावण होता है, सेपरेशन होता है, रिसाव होता है, वहां ही, यानी वहां से ब्लड में सीधे इनका संपर्क हो जाता है। रिसने के बाद ब्लड में चली जाती है। अब ब्लड की कैपिलरियों द्वारा पूरे शरीर में इसका सर्कुलेट होता रहता है। इस प्रकार की ग्रंथियों को विदाउट डक्ट जो होती है, इसे नलिका विहीन या इंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड या अंतःस्रावी ग्रंथियां ये हार्मोन्स का श्रावण करती है। इस प्रकार आपने देखा कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा हार्मोन्स का श्रावण होता है जो नलिका विहीन होती है। अब हम देखेंगे मेनली जो आपको पढ़ना है वो अंतःस्रावी ग्रंथियों के। आप सबको ग्रंथि यानी एक तरीके से गांठ है, यानी ग्रंथि जो होती है शरीर के वे विशेष अंग या ऊतक जिनका मुख्य कार्य किसी विशेष रस यानी कि सिक्रेशन यानी श्रावण का कार्य करता हो, ग्रंथि कहलाती है। ये तो आप जान चुके हैं। अब ये ग्रंथियां जो होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं। बाह्यस्रावी ग्रंथियां जिन्हें हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बाह्यस्रावी ग्रंथियां जिन्हें हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स यानी ये बाह्यस्रावी ग्रंथियां नलिका युक्त होती हैं। जैसे पाचक रस की सेक्रेशन होता है वो नलिकाओं द्वारा होता है। पसीने की ग्रंथियां, लार ग्रंथियां, ये पित्ताशय। और अब अंतःस्रावी ग्रंथियों को एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। ये ग्रंथियां नलिका विहीन होती हैं। इन ग्रंथियों का श्रावण या सेक्रेशन या रिसाव ये कहा जाए सीधे रक्त में, इसीलिए इसे नलिका विहीन कहा जाता है। इन ग्रंथियों के द्वारा हार्मोन्स का श्रावण होता है, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन्स का सेक्रेशन करती हैं, ये आप सब जाने। अब हम अंतःस्रावी ग्रंथियां यानी एंडोक्राइन ग्लैंड की लिस्ट के विषय में यानी उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। इसमें मुख्यतः पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से जानी जाती है, जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। इसका नियंत्रण सभी ग्रंथियों पर होता है, इसीलिए इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। लेकिन इसके बाद हाइपोथैलेमस ग्लैंड है। ये हाइपोथैलेमस जिसे मास्टर का बाप, यानी इसे पिट्यूटरी पर भी इसका नियंत्रण होता है, यानी ये पिट्यूटरी का भी बाप है। फिर थायराइड ग्लैंड, यह गर्दन के पास होती है। पैराथायराइड ग्लैंड जो थायराइड के ऊपर छोटी छोटी 4 ग्रंथियां होती हैं। एड्रिनल ग्लैंड जो आप देख रहे हैं, यह किडनी यानी ब्रिक जिसे कहते हैं, यह एड्रिनल ग्लैंड गुर्दे के ऊपर, किडनी के ऊपर 4 यानी टोपी की तरह संरचना जो दिख रही है, जिसे एड्रिनल ग्लैंड या 4S ग्लैंड इमरजेंसी हार्मोन स्रावित करता है। इसे 3F के नाम से भी जाना जाता है। अग्नाशय जिसे पैंक्रियाज कहते हैं, यह, और फिर गोनैड्स
जो अंडाशय स्त्रियों में और पुरुषों में टेस्टिस, जिससे स्पर्म का निर्माण होता है। अंडाशय से ओवा का निर्माण होता है। पिनियल बॉडी, जिसे थर्ड आई के नाम से भी जाना जाता है, और थाइमस ग्लैंड विशेषकर बच्चों में सक्रिय रहती है। ये रहा इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। अब हम इंडोक्राइन ग्लैंड की मुख्य ग्रंथि, जिसे हम मास्टर ग्रंथि के रूप में जानते हैं, या अब अंतःस्रावी ग्रंथि की मुख्य ग्रंथि, जिसे पीयूष ग्रंथि, अंग्रेजी में पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, अब इसके विषय में चर्चा करते हैं। तो ये कहा जाए, पीयूष ग्रंथि मटर के दाने की तरह संरचना होती है, जिसका भार लगभग 0.5 ग्राम होता है, जिन्हें हम मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। इसे लीडर ऑफ इंडोक्राइन सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को इंडोक्राइन का ऑर्केस्ट्रा भी कहा जाता है, या बैंड मास्टर ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है, और इसके कई नाम हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी इंडोक्राइन ग्लैंड का प्रमुख प्रशासक भी कहा जाता है। अब इसकी स्थिति या पोजीशन की बात की जाए तो यह अग्र मस्तिष्क के पश्च भाग यानी डायनसेफेलॉन में इनफंडिबुलम के द्वारा हड्डी के सेला टर्सिका गड्ढे में स्थित होती है, जो आप देख रहे हैं फिगर में। पीयूष ग्रंथि मुख्यतः दो भागों में बटी होती है, जिसे अग्र पिट्यूटरी या एंटीरियर पिट्यूटरी या एडिनोहाइपोफाइसिस भी कहा जाता है, तथा दूसरा भाग पश्च पिट्यूटरी या पोस्टीरियर पिट्यूटरी या न्यूरोहाइपोफाइसिस, यानी इसके दो भाग हुए। पहले भाग को एडिनोहाइपोफाइसिस या एंटीरियर पिट्यूटरी, जिसे हिंदी में अग्र पिट्यूटरी कहा जाता है या अग्र पीयूष कहा जाता है, तथा दूसरा भाग जो होता है जिसे न्यूरोहाइपोफाइसिस या पोस्टीरियर पिट्यूटरी को पश्च पिट्यूटरी के नाम से जाना जाता है। तो अब हम देखते हैं अग्र पिट्यूटरी और पश्च पिट्यूटरी के कार्य क्या क्या हैं। तो अब हम पहले देखते हैं अग्र पिट्यूटरी के कार्य। अग्र पिट्यूटरी यह 7 प्रकार के हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है। अग्र पिट्यूटरी के द्वारा 7 प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं, जिन्हें हम, जो आपको आसानी से याद रहे, कंफ्यूजन न हो रटने में, इसीलिए हमने एक आपको कोड बना दिया है, ट्रिक दिया है। देखिए, हमने लिखा है STF लालता प्रसाद मौर्य आए हैं। एस का मतलब है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स। यह सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स अग्र पिट्यूटरी के यानी एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, जिसे हम ग्रोथ हार्मोन्स या वृद्धि हार्मोन्स भी कहते हैं। टी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, एफ फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, लालता प्रसाद लालता लुटिनाइजिंग हार्मोन्स, प्रसाद प्रोलैक्टिन हार्मोन्स, मौर्य मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, आए हैं एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स। इस प्रकार आप STF लालता प्रसाद मौर्य आए हैं से ये 7 हार्मोन्स आप एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन्स में कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। बस कोड के द्वारा ये हार्मोन्स के नाम आपको इंटीरियर के द्वारा कंफर्म रहेंगे। तो अब थोड़ा थोड़ा इसके विषय में देख लेते हैं कि ये हार्मोन्स जो सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स होता है, इसे हम ग्रोथ हार्मोन्स या GH हार्मोन्स कहते हैं। यह हार्मोन्स वृद्धि को कंट्रोल करता है। अगर जिसमें ये हार्मोन्स कुछ ज्यादा निकल जाता है तो बहुत बड़ा विशालकाय भीमकाय हो जाता है, यानी अति वृद्धि हो जाती है, खली से भी ज्यादा, खली की तरह उनमें जो है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स की अधिकता हो गई। और बच्चों में इस हार्मोन्स की कमी होने पर बच्चा बौना रह जाता है, छोटे कद का रह जाता है। जो बच्चा छोटा रह जाता है इसे हम मेगेट्स कहते हैं, और यह रोग एटियोलाइसिस कहलाता है। और अगर एडल्ट्स में इसकी कमी हो जाए तो उसे साइमंड्स रोग हो जाता है, साइमंड्स के रोगी कहा जाता है। वृद्धों में, बूढ़ों में, और ज्यादा अगर GH हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स जिसे सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स कहते हैं, उसकी अधिकता हो जाए, काइफोसिस के, तो उनमें कुबड़ निकल आता है।
जिसे अक्सर आप सब देखे होंगे ना कि कुछ बूढ़ों के पीठ पर निकला हुआ कुबड़ रहता है, तो वो ग्रोथ हार्मोन्स या जीएच हार्मोन्स की अधिकता की वजह से होता है। उसे काइफोसिस कहा जाता है। एंटीरियर पिट्यूटरी का यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जिसे द्वारा निकलने वाला हार्मोन्स टीएसएच थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित कर भी कहते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन्स का ही स्राव कराता है, शरीर का मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है और इस तरीके से कार्य रहा। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स जो एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है या अन्य हार्मोन्स को स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है, यानी यह स्ट्रेस यानी 4S ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है और उपापचय क्रियाओं को भी नियंत्रित करने का कार्य करता है, जिसे फाइट और फ्लाइट नाम से भी जाना जाता है। हार्मोन्स या लाइफ सेविंग हार्मोन्स के और फिर उसके बाद फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, यह स्त्रियों में अंडे के विकास को प्रेरित करता है, यानी लड़कियों में या स्त्रियों में जो एग का फॉर्मेशन होता है, अंडे का निर्माण होता है, वो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के द्वारा ही होता है। और पुरुषों में या लड़कों में जो स्पर्म या शुक्राणु का निर्माण होता है वो स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया के फलस्वरूप फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के द्वारा ही होता है, जो इसका नियंत्रण एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा होता है। तो अगला है लुटिनाइजिंग हार्मोन्स। लुटिनाइजिंग हार्मोन्स को एलएच हार्मोन्स जिसे कहा जाए कि स्त्रियों में ओवुलेशन या प्रोजेस्टेरॉन के स्राव का कार्य करता है, जिसे ये कहा जाए कि इसको पुरुषों में ये टेस्टोस्टेरॉन और स्त्रियों में प्रोजेस्टेरॉन, ये फीमेल हार्मोन्स है और पुरुषों में टेस्टोस्टेरॉन। और फिर उसके बाद प्रोलैक्टिन हार्मोन्स की बात की जाए तो यह प्रोलैक्टिन हार्मोन्स जो होता है प्रसव के बाद स्तन ग्रंथि में दूध के स्राव को प्रेरित करता है, स्तन ग्रंथियों में दूध को निकालने के लिए ये जिम्मेदार होता है। इस प्रकार हमने देखा कि ये एंटीरियर पिट्यूटरी शरीर की वृद्धि, उपापचय, प्रजनन और तनाव नियंत्रण और दुग्ध स्राव यानी मिल्क सेक्रेशन जैसी कई महत्वपूर्ण क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यानी इसके कार्य के विषय में हमने अभी देखा एंटीरियर पिट्यूटरी, जिसका हमने कोड भी आपको बता दिया था, एसटीएफ लालता प्रसाद मौर्य आए हैं। तो अब हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी या पश्च पिट्यूटरी की चर्चा करते हैं। इसमें कौन सा हार्मोन्स निकलता है तो देखते हैं। इसमें एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स या वेसोप्रोसिन जिसे एडीएच के नाम से जाना जाता है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी या पश्च पिट्यूटरी से निकलता है। यह किडनी में पानी के रीअब्जॉर्प्शन यानी पुनर्अवशोषण को बढ़ाता है और शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखता है और ब्लड प्रेशर का नियंत्रण भी करने का कार्य करता है। और फिर उसके बाद दूसरा हार्मोन्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी से या पश्च पिट्यूटरी से जो निकलता है उसका नाम है ऑक्सीटोसिन। यह ऑक्सीटोसिन जो होता है वो प्रसव पीड़ा में डिलीवरी के समय यानी गर्भाशय यूटेरस की दीवारों को संकुचित करता है, जिससे प्रसव आसानी से हो जाए, यानी बच्चे के जन्म में परेशानी ज़्यादा ना हो। यह श्रोणि मेखला के हड्डियों को फैलाने का भी काम करता है और प्रसव के बाद स्तन ग्रंथि से दूध का स्राव करता है। इसे मदरहुड हार्मोन्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये माता और बेबी के बीच में, बच्चे और माता के बीच में कम्युनिकेशन का अच्छा कार्य करता है। तो इस तरीके से हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी खुद हार्मोन्स नहीं बनाती, बल्कि ये हाइपोथैलेमस द्वारा बने हुए एडीएच और ऑक्सीटोसिन को संग्रहित करके यानी स्टोरेज करके ये रक्त में छोड़ती रहती है। एंडोक्राइन ग्लैंड की पिट्यूटरी के विषय में आपको जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिएगा और कमेंट्स ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।